एक वक्त था जब भारत, मतलब आज जिसे हम भारत कहते हैं, वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। फिर एक ऐसी ताकत उभरी जिसने पहली बार इस पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ एक झंडे के नीचे ला दिया। जी हाँ, ये कहानी है मौर्य साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान का नक्शा बदला बल्कि उसके भविष्य की बुनियाद भी रखी। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा साम्राज्य, भारत का पहला महान साम्राज्य, बना कैसे? इसकी कहानी में सब कुछ है, उतार भी चढ़ाव भी। कैसे ये बना, कैसे मजबूत हुआ और फिर कैसे बिखर गया। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, मौर्य साम्राज्य का उदय, यानी इस वंश की नींव कैसे रखी गई। और यह शुरुआत कोई आम नहीं थी, काफी नाटकीय थी। यहां महत्वाकांक्षा और रणनीति दोनों ने मिलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 322 ईसा पूर्व। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यही वो साल था जब मौर्य साम्राज्य की बुनियाद रखी गई। एक ऐसी घटना जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरे साम्राज्य के पीछे दो कमाल के दिमाग थे, दो लोग। एक तरफ एक नौजवान जोश से भरा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरी तरफ उनके गुरु, उनके रणनीतिकार चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों की जो साझेदारी थी ना, उसी ने उस वक्त के शक्तिशाली नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और एक नए दौर की शुरुआत की। ये राजवंश आगे 3 पीढ़ियों तक चला। सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर उनके बेटे बिंदुसार ने गद्दी संभाली, और उनके बाद आए इतिहास के सबसे मशहूर बादशाहों में से एक, सम्राट अशोक। बस यही वो 3 शासक थे जिनके दौर में मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव के शिखर पर पहुंचा। अच्छा, तो एक साम्राज्य बना लेना एक बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े इलाके पर हुकूमत करना, उसे जोड़कर रखना, वो बिल्कुल अलग चीज है। तो आखिर मौर्यों ने ये किया कैसे? आइए उनके शासन के सिस्टम को, उनकी इस मशीनरी को थोड़ा करीब से देखते हैं। इस साम्राज्य का, समझ लीजिए, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल था, और वो था चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र। ये कोई आम किताब नहीं थी, ये तो शासन कला, राजनीति, आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति, हर चीज पर एक विस्तृत गाइड थी। मूल रूप से इसी ग्रंथ ने साम्राज्य की हर नीति को दिशा दी। और इसी अर्थशास्त्र का जो मूल सिद्धांत था, वो था सप्तांग। इस सिद्धांत के मुताबिक एक राज्य को एक जीवित शरीर की तरह देखा जाता था, जिसके 7 जरूरी हिस्से या अंग होते थे। इसी सोच ने मौर्य शासन को एक बहुत ही मजबूत ढांचा दिया। तो मौर्यों ने एक जबरदस्त, बहुत ही संगठित प्रशासनिक प्रणाली बनाई थी। मतलब राजधानी से लेकर दूर दराज के गांवों तक सब कुछ एक केंद्रीकृत संरचना से जुड़ा हुआ था। पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया और फिर प्रांतों को आगे जिलों ने। ये एक ऐसी टॉप डाउन प्रणाली थी जिसे अधिकतम नियंत्रण और दक्षता के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मतलब साफ था, सम्राट का हुक्म साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। इतिहास में कुछ कहानियां इतनी जबरदस्त होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। कहानी भारत के पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, एक ऐसे शख्स की जिसने एक बिखरे हुए देश को एक धागे में पिरो दिया। तो सवाल ये उठता है, आखिर कैसे एक गुमनाम सा लड़का, जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं था, एक पूरे उपमहाद्वीप का सम्राट बन बैठा। ये कहानी है एक अविश्वसनीय सफर की। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो जरा उस जमाने के बारे में सोचिए। भारत जैसा हम आज जानते हैं वैसा था ही नहीं। ये तो छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों का एक जाल था, और इन सब के बीच मगध पर राज कर रहा था नंदवंश, जो जितना अमीर था उतना ही क्रूर भी। और बस इसी माहौल में एक क्रांति की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। और देखिए, हर महान क्रांति के पीछे कुछ महान लोग होते हैं ना। यहाँ पर थे 2 लोग, 2 बिल्कुल अलग अलग इंसान, जिन्हें एक ही मकसद ने, एक ही जुनून ने मिला दिया। और वो मकसद था नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंकना। नाम थे इनके चंद्रगुप्त और चाणक्य। तो सोचिए, एक तरफ थी चंद्रगुप्त की वो आग, वो महत्वाकांक्षा, और दूसरी तरफ चाणक्य का वो दिमाग जो किसी भी शतरंज के खेल को पलट सकता था। ये तो जैसे ताकत और दिमाग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। एक ऐसी जोड़ी जो इतिहास का रुख बदलने वाली थी। तो ठीक है, जोड़ी तो बन गई, पर एक साम्राज्य को गिराना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसके लिए चाहिए थी एक जबरदस्त प्लानिंग।
और उन्होंने जो प्लान बनाया वो वाकई लाजवाब था। उन्होंने शुरुआत की बाहर से अंदर की ओर। देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। कोई भी सोचेगा कि सीधे राजधानी पर हमला कर दो, है ना? पर नहीं, चाणक्य का दिमाग अलग ही चलता था। उन्होंने पहले साम्राज्य की बाहरी सीमाओं को तोड़ा, वहां से ताकत और संसाधन बटोरे, और जब नंद साम्राज्य अंदर से खोखला होने लगा, तब उन्होंने किया आखिरी और सबसे बड़ा वार। और जब हम सेना की बात करते हैं तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 लाख। इतिहासकार प्लूटार्क के मुताबिक चंद्रगुप्त की पैदल सेना में 6 लाख सैनिक थे। सोचकर देखिए उस जमाने में ये आंकड़ा कितना विशाल रहा होगा। ये कोई सेना नहीं थी, ये तो एक सुनामी थी जो नंद साम्राज्य की तरफ बढ़ रही थी। और रुकिए, बात सिर्फ पैदल सेना की नहीं है, उनके पास थे 9000 युद्ध हाथी। सोचिए जरा, ये उस जमाने के जीते जागते टैंक थे, एक ऐसा खतरनाक हथियार जो सामने वाली फौज की हिम्मत को पल भर में कुचल सकता था। और नतीजा वही हुआ जो होना था। लगभग 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का घमंड मिट्टी में मिल गया, उनका साम्राज्य ढह गया और उसकी राख पर जन्म हुआ भारत के पहले महान साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक साम्राज्य बनाना एक बात है, उसे टिकाए रखना बिल्कुल दूसरी। और चंद्रगुप्त के सामने अब एक और बड़ी चुनौती खड़ी थी। इस बार टक्कर थी सिकंदर महान के सबसे ताकतवर जनरलों में से एक सेल्यूकस निकेटर से। तो अब मंच तैयार था 2 महाशक्तियों के टकराव का। एक तरफ पूरब का नया शेर चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य, और दूसरी तरफ पश्चिम का दिग्गज सेल्यूसिड साम्राज्य। और इस टकराव का जो नतीजा निकला ना, वो बहुत दिलचस्प है। चंद्रगुप्त ने सिर्फ अपनी जमीन नहीं बचाई, उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त रणनीतिक जीत हासिल की जिसने आने वाले कई सालों के लिए शांति कायम कर दी। ये सिर्फ तलवार की जीत नहीं थी, ये दिमाग की भी जीत थी। और इस जीत का सबूत मिलता है उस संधि में। सोचिए, सिर्फ 500 हाथियों के बदले में सेल्यूकस ने आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाके चंद्रगुप्त को सौंप दिए। ये दिखाता है कि चंद्रगुप्त का दबदबा कितना बढ़ चुका था। इस एक कदम ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया। देखिए, जंग जीतना और साम्राज्य बनाना ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, असली चुनौती तो उसे चलाने में आती है ना? तो चलिए अब जरा चंद्रगुप्त के एक विजेता से एक प्रशासक बनने के सफर पर नजर डालते हैं कि कैसे उन्होंने मौर्य साम्राज्य को एक मजबूत नींव दी। तो साफ है, चंद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जो इतना मजबूत था कि उनके जाने के सदियों बाद भी भारत के लिए एक मिसाल बना रहा। अब तक की कहानी तो जबरदस्त है ना? लेकिन चंद्रगुप्त की जिंदगी का जो आखिरी पड़ाव है वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। तो जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, ताकत, दौलत, एक विशाल साम्राज्य, सब कुछ, जब कोई सबको जीत लेता है तो उसके बाद वो क्या करता है? इसका जवाब किसी ने नहीं सोचा होगा। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जी हाँ, अपनी ताकत के चरम पर पहुंचकर चंद्रगुप्त ने अपना राजपाट सब त्याग दिया और सिंहासन सौंप दिया अपने बेटे बिंदुसार को। और ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक आध्यात्मिक फैसला था। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और फिर चुना सल्लेखना का रास्ता। ये एक बहुत ही कठोर जैन प्रथा है जिसमें आत्मा की शुद्धि के लिए अपनी इच्छा से अन्न जल त्याग दिया जाता है। और इसी रास्ते पर चलकर वो महान सम्राट जिसने दुनिया की हर चीज जीती थी, अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा। साम्राज्य की चकाचौंध छोड़कर उसने चुनी आध्यात्मिक शांति। तो चंद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाया, ये बिल्कुल सच है, उन्होंने नींव रखी। लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है, इस साम्राज्य को अमर किसने बनाया? और ये सवाल हमें ले जाता है उनके पोते अशोक महान की कहानी की तरफ। जब भी हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो जुबान पर 2 ही नाम आते हैं, है ना? एक तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे सम्राट अशोक महान। लेकिन इन 2 महान शख्सियतों के बीच में भी तो कोई था, एक ऐसा राजा जिसकी कहानी अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी जाती है। हम सब जानते हैं कि साम्राज्य की नींव किसने रखी और उसे महान किसने बनाया, पर वो कौन था जो इन दोनों के बीच एक जरूरी पुल की तरह खड़ा था?
चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है बिंदुसार की, चंद्रगुप्त के बेटे और अशोक के पिता, जिन्होंने करीब 297 ईसा पूर्व में राजगद्दी संभाली। वो सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि मौर्य साम्राज्य के एक बहुत ही अहम कड़ी थे। दिलचस्प बात यह है कि बिंदुसार को अलग अलग ऐतिहासिक किताबों में कई नामों से जाना जाता है। संस्कृत में उन्हें अमित्रघात कहा गया, यूनानी उन्हें अमित्रचेट्स कहते थे, पुराणों में उनका नाम भद्रसार मिलता है और जैन ग्रंथों में सिंहसेन। इतने सारे नाम, ये खुद बताता है कि वो अपने समय के कितने महत्वपूर्ण शासक रहे होंगे। तो सवाल उठता है कि बिंदुसार को विरासत में आखिर मिला क्या था? उन्हें अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से एक बहुत बड़ा और एकदम स्थिर साम्राज्य मिला। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक ऐसी मजबूत नींव थी जिस पर आगे एक शानदार इमारत खड़ी होनी थी। उनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट भी काफी लंबी थी। एक विशाल एकजुट साम्राज्य को संभालना, महान सलाहकार चाणक्य से सलाह लेना, कला और विज्ञान को बढ़ावा देना और दक्षिण के राज्यों के साथ रिश्ते अच्छे बनाए रखना। मतलब उन्होंने अपने पिता की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया। लेकिन देखिए, बिंदुसार सिर्फ विरासत संभालने के लिए नहीं जाने जाते। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक ऐसी पहचान जो उनकी सबसे दमदार उपाधि में झलकती है, अमित्रघात। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। सोचिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था, ये उनके पूरे शासनकाल का निचोड़ था। ये बताता है कि वो कितने ताकतवर और दृढ़ निश्चयी राजा थे। तो ये बात साफ है कि वो सिर्फ गद्दी पर बैठने वाले एक काम चलाऊ राजा नहीं थे, वो एक विजेता थे, एक कॉन्करर। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो अपने पिता के सही उत्तराधिकारी हैं और साम्राज्य को और भी बड़ा बना सकते हैं। 16, जी हाँ, इतिहासकार मानते हैं कि बिंदुसार ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 16 राज्यों पर जीत हासिल की थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर तक फैला दिया। उनकी जीतों का ही नतीजा था कि मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक पहुंच गया। मतलब साम्राज्य अब सिर्फ उत्तर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दक्षिण में भी अपनी धाक जमा चुका था। देखिए, हर महान शासक की तरह बिंदुसार को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और उनके दौर की सबसे बड़ी चुनौती आई तक्षशिला से, जहां एक बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया था। और ये विद्रोह 2 राजकुमारों के लिए एक परीक्षा बन गया। जब तक्षशिला में हालात बिगड़े तो बिंदुसार ने पहले अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर बारी आई छोटे बेटे अशोक की, और अशोक ने बिना खून खराबे के ही उस विद्रोह को कामयाबी से शांत कर दिया। और बस यही वो जीत थी जिसने अशोक की असली काबिलियत और उनके चरित्र को सबके सामने ला दिया। इस एक घटना ने न सिर्फ साम्राज्य को बचाया, बल्कि अनजाने में ही अशोक के सम्राट बनने का रास्ता भी साफ कर दिया। तो फिर बिंदुसार के शासनकाल को हम कैसे याद रखें? उनकी विरासत आखिर है क्या? वो सिर्फ 2 मशहूर सम्राटों के बीच का एक पन्ना नहीं थे, बल्कि उससे कई ज्यादा थे। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, चंद्रगुप्त द फाउंडर थे जिन्होंने साम्राज्य की नींव रखी। अशोक द रिफॉर्मर थे जो साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर ले गए। और इन दोनों के बीच में थे बिंदुसार द कंसोलिडेटर, वो शख्स जिसने एकता को बनाए रखा और साम्राज्य का विस्तार किया। अगर छोटे में कहें तो बिंदुसार का असर बहुत गहरा था। उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य को टूटने नहीं दिया, उसकी सीमाओं को और बढ़ाया, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण रिश्ते बनाए रखे, और सबसे जरूरी, उन्होंने अशोक महान के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। वो नींव और महानता के बीच का वो जरूरी पुल थे। उनके बिना मौर्य साम्राज्य की कहानी शायद कुछ और ही होती। उन्होंने वो स्थिरता और ताकत दी जिस पर अशोक अपनी महान विरासत खड़ी कर सके। और सम्राट अशोक, मौर्य वंश के वो राजा जिनकी कहानी सिर्फ जंग जीतने की नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे बदलाव की कहानी। तो अशोक की कहानी में ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मतलब उनकी 2 पहचानें हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ चंड अशोक, यानी एक बेरहम क्रूर राजा, और दूसरी तरफ धर्म अशोक, जो धर्म और दया की मिसाल थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इंसान इतना कैसे बदल सकता है? ये हुआ कैसे? तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही इंसान के ये 2 बिल्कुल अलग चेहरे कैसे बने। यही वो एक सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को हैरान कर देता है कि एक इतना क्रूर सम्राट शांति का सबसे बड़ा दूत कैसे बन गया। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं।
तो इस बदलाव को समझने के लिए हमें पहले अशोक के शुरुआती दिनों को देखना होगा। वो दौर जब उन्होंने एक ताकतवर और बेहद महत्वाकांक्षी राजा के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। 304 ईसा पूर्व में जन्मे अशोक कोई और नहीं बल्कि मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। और 268 ईसा पूर्व में जब वो मगध के सिंहासन पर बैठे तो उनका एक ही रूप दुनिया ने देखा, क्रूरता का। तभी तो उन्हें चंडाशोक कहा जाने लगा, मतलब निर्दयी अशोक। लेकिन फिर एक जंग हुई, एक ऐसी जंग जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिर्फ अशोक के साम्राज्य को ही नहीं, बल्कि खुद अशोक को भी। बात है 261 ईसा पूर्व की। अशोक को राजा बने 8 साल हो चुके थे और अपनी सल्तनत को और बड़ा करने की चाह में उन्होंने कलिंग यानी आज के ओडिशा पर हमला कर दिया। और ये कलिंग की लड़ाई ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। इसमें जो खून खराबा हुआ, जो तबाही मची, उसने अशोक को अंदर से हिला कर रख दिया। कहते ना, एक टर्निंग पॉइंट, बस यही वो पल था। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? अशोक ने इस पछतावे को छुपाया नहीं, बल्कि पत्थरों पर हमेशा के लिए लिखवा दिया। उनके 13वें शिलालेख में इस जंग के दर्द का साफ साफ जिक्र मिलता है। और बस यहीं से चंड अशोक की कहानी खत्म होती है और धर्म अशोक की शुरू। इस भयानक अनुभव के बाद अशोक की सोच पूरी तरह से बदल गई। अब वो एक नई तरह की जीत चाहते थे। ऐसी जीत जो हथियारों से नहीं, बल्कि दिलों को जीतकर हासिल हो। और उनकी इसी नई सोच का नाम था धम्म। अब ये कोई नया रिलीजन नहीं था, बल्कि ये तो जीने का एक तरीका था, एक नैतिक रास्ता जो अहिंसा, सहनशीलता और सबकी भलाई पर टिका था। देखिए ये बदलाव कितना बड़ा था। अशोक ने भेरी घोष मतलब युद्ध का नगाड़ा उसे धम्म घोष यानी धर्म और शांति के संदेश से बदल दिया। मिलिट्री विक्ट्री की जगह अब मॉरल विक्ट्री ने ले ली थी। तो सवाल ये है कि अशोक ने अपनी इस नई सोच को, इस धम्म को लागू कैसे किया? उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका संदेश सदियों तक जिंदा रहे? देखिए, उनका प्लान बहुत सीधा और असरदार था। पहला कदम, अपने संदेशों को बड़ी बड़ी चट्टानों और खंभों पर खुदवाया। दूसरा, उन्हें अपने पूरे साम्राज्य में आज के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक लगवाया। और तीसरा, धम्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम था लोगों को धम्म का रास्ता सिखाना। और इन शिलालेखों में लिखा क्या था? उनमें बहुत साफ साफ बातें थीं। जैसे पहले शिलालेख में जानवरों की बलि पर रोक लगा दी गई। 7वें में कहा गया कि सभी धर्मों की इज्जत करो। और 13वें में तो कलिंग युद्ध और धम्म की जीत की पूरी कहानी ही बताई गई है। लेकिन शायद उनका सबसे पावरफुल मैसेज ये था, सभी लोग मेरी संतान हैं। सोचिए, एक सम्राट अपनी प्रजा को अपनी औलाद कह रहा है। ये एक राजा की नहीं, बल्कि एक पिता की सोच थी, जो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि हजारों साल पहले के इस सम्राट की विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। इसका असर आज भी हम पर है क्या? अशोक की विरासत का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत आज भारत के तिरंगे के ठीक बीच में है। जी हाँ, अशोक चक्र। ये वही चक्र है जो उनके सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, धर्म और तरक्की का प्रतीक। तो आखिर में अशोक की कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल